12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है और इस बीच बड़ी खबर योगी मंत्रिमंडल को लेकर सामने आई है। योगी मंत्रिमंडल 2.0 का पहला विस्तार आज होने वाला है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये मंत्रिमंडल विस्तार आज शाम 5 बजे होने की खबर है और जानकारी ये मिल रही है कि 4 नए मंत्री आज शपथ लेने वाले हैं। बीजेपी, एसबीएसपी, आरएलडी से शपथ दिलवाई जाएगी। बीजेपी के कोटे से 2, एसबीएसपी 1, आरएलडी से भी 1 अनिल कुमार का नाम सामने आ रहा है जो शपथ लेंगे। एसबीएसपी से नाम सामने ओम प्रकाश राजभर का आ रहा है और साथ ही 2 बीजेपी के कोटे से, जिसमें एक तो दारा सिंह चौहान और वो दूसरा नाम किसका है, सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं संजय त्रिपाठी से। दारा सिंह चौहान तो ठीक है, समझ में आ रहा था कि उनको मंत्री पद की शपथ दिलवाई जाएगी आज शाम में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन बीजेपी के भीतर से ही दूसरे नाम को लेकर जो सुगबुगाहट है उसके बारे में क्या जानकारी संजय? देखिए, दूसरे नाम पर रोमाना मुहर लग चुकी है और ये नाम और कोई नहीं बल्कि गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट के विधायक सुनील शर्मा का है। उनको मंत्री बनाया जा रहा है। सुनील शर्मा इस वक्त दिल्ली में है और उनको यहाँ से फ़ोन किया जा चुका है। उन्हें तत्काल लखनऊ पहुँचने के निर्देश दिए गए हैं और शाम को 5 बजे जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसमें उनके शरीक रहने की बात पर मुहर लगा दी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय के हमारे सूत्रों का ये दावा है कि उनका जो सुनील शर्मा है उनको भी फ़ोन कर दिया गया है और साथ ही साथ अनिल कुमार जो आरएलडी कोटे से मंत्री बन रहे हैं उनको, ओम प्रकाश राजभर को और दारा सिंह चौहान को फोन जा चुका है। सभी को 5 बजे का न्योता दिया गया है राजभवन पहुंचने का, जहां पर विधिवत इनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो ये चौथा नाम अचानक जो अभी निकल करके आया है गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट के विधायक सुनील शर्मा का है। साहिबाबाद सीट रोमाना मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपी की सबसे बड़ी विधानसभा सीट है और सुनील कुमार शर्मा के नाम पर यह रिकॉर्ड है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में यदि कोई विधायक सबसे ज्यादा अंतर से चुनाव जीता है तो वो है सुनील कुमार शर्मा। तो सुनील कुमार शर्मा के नाम पर मुहर लगी है और बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ ने सुनील कुमार शर्मा का नाम प्रस्तावित किया था, जिसके बाद में चौथा नाम उनका शरीक किया गया। बिल्कुल, और सुनील कुमार शर्मा की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी भी सुनील कुमार शर्मा बताए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका संजय त्रिपाठी। तो जैसा कि अभी संजय बता रहे थे, बाकायदा फोन पहुंच चुका है, ये जानकारी संजय त्रिपाठी की तरफ से दी गई है और जिन को फोन पहुंचा है, जिन्हें ये इत्तला दे दी गई है कि उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, इसमें एसबीएसपी के ओम प्रकाश राजभर, बीजेपी के दारा सिंह चौहान, बीजेपी के ही साहिबाबाद उत्तर प्रदेश से विधायक सुनील शर्मा और आरएलडी से अनिल कुमार, इन चारों को फोन पहुंच चुका है। शपथ दिलाई जाएगी इन्हें आज शाम 5 बजे। आरएलडी कोटे से अनिल कुमार मंत्री बनने जा रहे हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी ने। आरएलडी के विधायक अनिल कुमार का नाम मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किया गया है। अनिल कुमार जी मेरे साथ मौजूद हैं। तैयारी पूरी है? आपके फोन आ गया? नेता का फोन आया है, आदरणीय जयंत चौधरी जी का आदेश हुआ कि आप लखनऊ पहुंचिए। तो मैं लखनऊ मौजूद है। बाकी जितनी सूचनाएं आपके पास है उतनी सूचनाएं मेरे पास है। अच्छा, तो क्या कहेंगे, ये एक महत्वपूर्ण पल है, मंत्री बनने जा रहे हैं आप? यदि ऐसा होता है तो मेरे लिए नहीं, उस समाज के लिए जिस समाज से मैं आता हूँ, मैं दलित समाज से आता हूँ और उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण पल है और ये ऐसा काम होने जा रहा है जो मतलब कभी नहीं हुआ। अगर हम अपने जनपद की बात करें तो हमारे जनपद में हमारे अपने समाज के कम से कम 40 साल बाद कभी ये मौका मिलने जा रहा है। ये बड़ी बात है। कई नाम तो आरएलडी के कोटे से मंत्री बनाए जाने वाले अनिल कुमार को आप सुन रहे थे। उधर ओम प्रकाश राजभर वो भी शपथ ग्रहण की तैयारियों में जुटे हुए हैं और मंत्री बनने से पहले उनसे भी एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी ने खास बातचीत की है। सुनिए। शाम को 5 बजे राजभवन में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होगा। 3 से 4 नाम चर्चा में हैं, जिनमें एक नाम सबसे प्रमुख है ओम प्रकाश राजभर का। आज बिल्कुल गमछा बिल्कुल पीला पीला चमक रहा अलग से। तैयारी है पूरी? हमारा पीला गमछा, पीला कुर्ता, पीला जैकेट हमेशा पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में चर्चा में रहता है। हम ऐसे ही पहन के घूमते हैं, एक अलग अपना पहचान बना करके। कहीं दूर से भी कोई देखे तो समझ जाए कि राजभर जी आ रहे हैं। लंबा इंतज़ार हुआ राजभर जी, अगस्त से लेकर के तमाम तारीखें हुई, कई तिथियां निकाली गई, आज का दिन मुकर्रर हुआ है। क्या आज के दिन की फील है आपके अंदर? देखिए, हमको कोई फील नहीं है और
हमारे लिए देखिए मंत्री पद मायने नहीं है, हमारे लिए गरीबों की सेवा, वंचित शोषितों को जगाना, उनको अधिकार शिक्षा के प्रति, रोजगार के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, नौकरी के प्रति उनको जागृत करना कि आप जागो। बहुत सी ऐसी जातियां हैं, जैसे हम बताते हैं नाई गोण पाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला राजभर चौहान आर्य कर्क बंसी बंजारा बहलिया खंघार जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर, तमाम ऐसी जातियां हैं जो राजनीति तो छोड़ दीजिए शिक्षा से भी दूर हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों के लिए ये बिसात बिछाई गई है और ऐसे में वो सवाल जिस पर अब हम चर्चा करेंगे, योगी कैबिनेट का विस्तार 24 में कितना होगा मददगार विजय जी? ये जाहिर है कि जब आज लोकसभा की उस पर पूर्व संध्या कह लीजिए चुनाव होने हैं, उस समय विस्तार हो रहा है, तो जाहिर है कि उसको ध्यान में रखकर किया गया और सहयोगी दलों को खासतौर से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। खासतौर से अभी राजभर साहब को संजय त्रिपाठी बात कर रहे थे, तो राजभर साहब को आपने देखा हो कि पल में तोला पल में माशा है और बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अमित शाह साहब से चिट्ठी लेकर आए थे, वो सहमति कि वो मंत्री बनाना चाहिए, उसके बाद भी लंबा समय निकल गया। RLD शामिल ही अभी हुई है, तो उसकी शर्त में शामिल था कि उनका एक मंत्री यहाँ पर होगा, तो खासतौर से उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा कि नहीं। एक तो देखिए राजभर की सीट का, राजभर बहुत महत्वपूर्ण इसलिए कि जैसे 2019 के चुनाव में मछली शहर एक सीट है, हाँ जी, जो भारतीय जनता पार्टी ने और उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे कम जो वोट है उससे जीती है 188 वोटों से, ठीक है, और उस पर राजभर की पार्टी को 15,000 वोट मिले थे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो मछली शहर सीट जो है दोबारा कहीं खतरे में ना पड़ जाए, इसलिए ओम प्रकाश राजभर को कम से कम एक सीट तो वो भी सुरक्षित वोट कर रहा है। और इस तरह से यहाँ पर जो समीकरण है जातियों के हिसाब से वो फिट किए जा रहे हैं। आपको लगता है कि RLD जाटों की पार्टी और वो अपने कोटे से एक जो SC समुदाय से आने वाले हैं उनको मंत्री पद दिलवा रहे हैं, इसमें भी बीजेपी की से रही होगी या नहीं, ये अपना गणित हो सकता है? नहीं, देखिए इस लोकसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर मंत्रिमंडल विस्तार का मतलब सीधा सीधा ये है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को लेकर के किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती है। उत्तर प्रदेश उसका गढ़ है, गुजरात और उत्तर प्रदेश दो बड़े गढ़ हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, जो पिछली बार 62 सीटें जीती थी और 2 उनके सहयोगियों ने, तो 64 का इसका उनका आंकड़ा बढ़ाने का है कि 75 प्लस की बात कर रहे हैं कि वो तो 80 की बात करते हैं, लेकिन पूरा आंकड़ा उनका, तो उसमें जो भी चीज़ें कारगर हो सकती हैं। अगर राजभर को लाना है, दारा सिंह चौहान जो विधानसभा का चुनाव भी हार गए, समाजवादी पार्टी में चले गए थे, उनको फिर मंत्री बनाना, यानी उनकी जो बिरादरी चौहानों की जो दुनिया चौहान है उनको जो है पिछड़े उनको साथ लेना, और ये जो दलित बनाया है इन्होंने जयंत चौधरी कोटे से, तो निश्चित रूप से बीजेपी का भी रहा होगा, लेकिन जयंत चौधरी खुद अपने भी साथ बिछा रहे हैं। ठीक है, देखिए उन्होंने अभी जो 2 लोकसभा के टिकट दिए हैं, एक तो दिया है विजय राजकुमार सांगवान को, हाँ, जो उनके बहुत पुराने साथी हैं, जाट हैं बागपत से, और एक वो भी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को दिया है बिजनौर से। हाँ। जबकि चर्चा ये थी कि मलूक नागर शायद शामिल हो जाए, RLD में उनको टिकट मिल जाए, जो निवर्तमान सांसद हैं भी, लेकिन उन्होंने जयंत ने अपने वर्कर को दिया है, और ये अनिल कुमार भी उनकी पार्टी के वर्कर हैं और दलित समाज से आते हैं। तो कुल मिलाकर के जयंत चौधरी ने जो ये दिया है वो अपने भी जाति समीकरण साध रहे हैं, तो उनको अपनी पार्टी को तो मजबूत करना है। ठीक है, तो ये भी एक कारण है। और मुझे लगता है ये बात कि कुल मिलाकर के योगी जी की तमाम अनिच्छा के बावजूद अगर राजभर जी को मंत्री बनाया जा रहा है, दारा सिंह चौहान राजभर को, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का एक दबाव उत्तर प्रदेश सरकार पर है। केंद्रीय नेतृत्व जो है वो फैसले ले रहा है उत्तर प्रदेश को लेकर भी। रामकृपाल सर, निश्चित रूप से देखिए ये सब जो चीज़ें हुई हैं आज, कई लोगों को ये लगता है कि अचानक हुई है, बहुत दिनों से बातें चल रही थी और सब कुछ, जब ये 6 सीटें अखिलेश इनको दे रहे थे उस समय से बार्गेन पूरा हो रहा था कि 6 सीटें ये अगर एडजस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 ऐसे से। तो देखिए बीजेपी को आप यूँ समझिए कि पिछली बार पूर्वांचल से 7 सीटें बीजेपी को नुकसान हुआ था, उसमें राजभर का बहुत बड़ा योगदान था। वो अपना जीते न जीते वो छोड़ दीजिए, लेकिन राजभर का वोट अगर जोड़ लीजिए तो 7 सीटों पर नुकसान हुआ था। तो इसलिए वो राजभर को चाहे कोई चाहे न चाहे, अगर बीजेपी को पूर्वांचल अपनी स्थिति ठीक करनी है तो राजभर उनके लिए मस्ट थे, ये किया है। दूसरी बात, आप जैसे वेस्टर्न यूपी को, उसमें कुछ कहने नहीं है कि जो समीकरण साधे गए हैं उसमें से देखिए जो जाट वोट है उसकी बात तो छोड़ दीजिए, जो दलित वोट भी है, हालांकि वो रहा है बीजेपी के साथ, लेकिन मायावती का एक बेल्ट रहा है। कोशिश यह की जा रही है कि वहाँ कहीं से भी कोई डेंट लगने की नहीं है। तो जो टारगेट 80 का 80 है, इस समय
योगी हों या मोदी जी हों या अमित शाह हों, सबका एक लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश की जो पिछली बार हम करीब 17 सीटें, कितना था 13 सीटें या जितना भी रहा हो, जो हार गए थे उसको वापस अपने खेमे में लेना है। बिल्कुल, देखिए हम ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे हैं, हम दारा सिंह चौहान की बात कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पर वो वेस्टर्न यूपी के लिहाज से ना, जहां पर पिछली बार जब बीएसपी और एसपी साथ मिलकर लड़े थे तो इन दोनों के खाते में मिलाकर 15 सीटें आ गई थी। तो वो जो दलित वोट है उसके लिए जिस तरीके की मैसेजिंग की जा रही है, आरएलडी के जरिए दलित कोटे से मंत्री बनाया जा रहा है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं तेलंगाना का संगारेड्डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या मोदी की गारंटी पूरी हुई कि नहीं हुई? मोदी की गारंटी का मतलब पक्का है कि नहीं है? अब मैं आज आपको ये गारंटी दे रहा हूं, लिख लीजिए। आज मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं, अगले कुछ वर्षों में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे। और ये वादा भी पूरा होगा क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। और आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, మోదీ గ్యారంటీ అంటే గ్యారంటీగా పూర్తి అయ్యే गारंटी। साथियों, आज जब मोदी आपसे और आपके परिवार को दी गई गारंटी को पूरा करने में लगा है, तो कांग्रेस और उसके साथी मोदी को, मोदी के परिवार को गाली देने पर उतर आए हैं। ये गाली क्यों दे रहे हैं पता है? ये मोदी उनको आंखों में चुभता क्यों है, इसका कारण है, मैं इनके सैकड़ों हजारों करोड़ रुपयों के घोटालों की पोल खोल रहा हूं। मैं इन लोगों के परिवार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ मैं व्यक्तिगत आरोप किसी पे नहीं लगाया, परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाता हूं। मैं सही करता हूं नहीं करता हूं, अभी किशन रेड्डी ने सबका बताया कौन किसका परिवार में क्या कर रहा है। आप जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक देखिए, जहां जहां परिवारवादी पार्टियां राज कर रही हैं, वो परिवार तो मजबूत हुआ, लेकिन वो राज्य बर्बाद हुआ है कि नहीं हुआ है? वो परिवार मजबूत हो गए, वो राज्य मजबूत नहीं हुआ। क्या ये परिवारवादी राजनीति चलनी चाहिए? ये परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की विरोधी है कि नहीं है? ये परिवारवादी पार्टियां टैलेंट की विरोधी है कि नहीं है? ये परिवारवादी युवा की विरोधी है कि नहीं है? जब मैं ये कहता हूं तो ये लोग क्या कहते हैं? जब मैं परिवारवाद का विरोध करता हूं, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद नई टैलेंट को उभरने नहीं देता, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद युवाओं का अवसर रोकता है, तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं। उस उल्टा क्या कहते हैं? ये कहते हैं मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। क्या परिवार वालों को
चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? ना तुम्हारा परिवार है इसलिए चोरी करने की छूट? क्या तुम्हारा परिवार ने सत्ता पर कब्जा करने की छूट? मैंने तो देखे हैं ऐसे मुख्यमंत्री, उनके एक ही परिवार के निकट के एक ही कुटुंब के 50-50 लोग उच्च पदों पर उस राज्य में विराजमान हो जाते। क्या ये लोकतंत्र है क्या? और ऊपर से लोग क्या कहते हैं, मोदी के साथ हमारी विचारधारा की लड़ाई है। अब बताओ भाई, वो कहते हैं हम परिवार वाले सब करेंगे और मोदी को परिवार नहीं है। क्या ये विचारधारा की लड़ाई है क्या? और अगर ये विचारधारा की लड़ाई है तो मैं बताता हूं विचारधारा की लड़ाई क्या होती है। वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। ये है विचारधारा की लड़ाई। उनके लिए उनका परिवार ही सब कुछ है। मेरे लिए देश का हर परिवार सब कुछ है। इन्होंने अपने परिवार के हितों के लिए देश हित को बलि चढ़ा दिया। मोदी ने देश हित के लिए खुद को खपा दिया है। ये परिवारवादी इतने इनसिक्योर है, इतने इनसिक्योर है, इन्होंने देश के हजारों युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ने ही नहीं दिया। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले परिवारवादी नहीं थी, लेकिन जब से परिवारवादी बनी है 50 साल से कम आयु वाले किसी व्यक्ति को आगे नहीं देते, आने देते। और किसी को बिठाना पड़े तो किसको बिठाएंगे? 75 साल वाले को ले आएंगे, 80 साल वाले को ले आएंगे, 85 ईयर वाले को ला करके बिठा देंगे, क्योंकि उनको डर लगता है कि 50-55 वाला आ गया और ओवरटेक कर गया तो परिवार का क्या होगा। मोदी लगातार देश की राजनीति में ईमानदार युवाओं को आगे ला रहा है। ये परिवारवादियों ने देश को लूटा, अपनी तिजोरियां भरी। मोदी ने उसको जो तनख्वाह मिलती है ना, सरकार से जो पेमेंट मिलता महीने का, उसमें से भी जब जब मौका आया कुछ न कुछ मैंने लोगों के लिए खर्च कर दिया है, दान कर दिया है। परिवारवादियों ने सरकारों में रहकर महंगे महंगे गिफ्ट लिए हैं, सौगातें ली हैं, और गिफ्ट के जरिए भी अपने काले धन को सफेद बनाया। लेकिन मोदी ने आज तक जो गिफ्ट मिलती है वो सारी गिफ्ट तोशाखाना में जमा करा देता है, उसकी नीलामी होती है, और जो पैसे आते हैं वो पैसे मां गंगा की सेवा में लगा देता है। आपको जान करके खुशी होगी, आप जिस मोदी के परिवारजन है ना, इस परिवार का सर कभी झुकने नहीं दूंगा मैं।
आप मेरे परिवारजन हैं, आपका माथा कभी नीचे नहीं होने दूंगा। जब मैं गुजरात में था तो मुझे जो भेंट सौगात मिलती थी ना, उस समय भी मैं उसकी नीलामी करता था और उन पैसों को मैं गरीब की बेटियों की पढ़ाई के लिए लगा देता था। और आपको जानकर के आनंद होगा, मेरे तेलंगाना के भाई बहन, हमारे मीडिया वालों के लिए ये जो मैं बोल रहा हूं वो खबरें नहीं होती हैं, क्योंकि अगर ये खबरें छप जाए तो बाकी लोगों को बहुत नीचा दिखाना पड़ेगा, इसलिए ऐसी खबरों को दबा दिया जाता है। आपको जानकर खुशी होगी, गुजरात में और दिल्ली में आकर मुझे जो भी लोग गिफ्ट देते हैं, यहां कोई शाल पहना देता है, कोई मूर्ति दे देता है, ये जो कुछ भी मुझे मिलता है ना, उसकी नीलामी की है, सत्कार्य के लिए की है। इसलिए लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके नीलामी में हिस्सा लिया। और ये आपका सेवक वो क्या करता है, अब तक करीब करीब 150 करोड़ रुपया ये लोगों की सेवा में लगा दिए हैं। अगर मैं भी परिवारवादी होता तो ये सब ले जाता और कोई पूछता ही नहीं, वो कहते भाई मंच पर दिया था वो तो उनका है। मैंने इसको भी आपकी सेवा में अर्पित कर दिया है। साथियों, उन्होंने काला धन ठिकाने लगाने के लिए विदेशी बैंकों में अपने खाते खोले। मोदी है जिसने यहां करोड़ों गरीब भाई बहनों के जनधन खाते खुलवाए। ये फर्क है। इन परिवारवादियों ने अपने परिवार के लिए कोठियां बनाई, अपने परिवार के लिए महल बनवाए, शीश महल बनवाए। मोदी ने आज तक अपने लिए भी एक घर तक नहीं बनाया। उल्टा मोदी तो देश के गरीबों के पक्के घर बनवा रहा है। अब तक 4 करोड़ घर बन चुके हैं। परिवारवादियों ने देश की खदानें बेची, महंगी जमीनें बेची, आकाश बेचा। देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये परिवारवादियों के कारनामे हैं। और मोदी देश बनाने के लिए, आपका भविष्य बनाने के लिए, आपके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए जमीन, आकाश, पाताल दिन रात एक कर रहा है। इसलिए बौखलाए हुए ये लोग मेरा परिवार ना होने की बात उठा रहे हैं। ये भूल रहे हैं कि 140 करोड़ देशवासी, 140 करोड़ देशवासी ये मोदी का परिवार है। देश की हर माता, देश की हर बहन मोदी का परिवार है। देश का हर नौजवान, हर बेटा, हर बेटी मोदी का परिवार है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों को अंदाजा भी नहीं है कि करोड़ों लोग मुझे अपने परिवार का
सदस्य ही मानते हैं। और इसलिए आज करोड़ों परिवार एक सुर में कह रहे हैं, एक आवाज में कह रहे हैं, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। तेलंगाना में भी लोग कह रहे हैं, नेने मोदी कुटुंबम, नेने मोदी कुटुंबम, नेने 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 नेने। साथियों, आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की राह पर चल रहा है।